डिस्कस की जाती है इकोनॉमिक्स में कि अगर एक फैक्टर को फिक्स्ड रखा जाए और दूसरे फैक्टर को मुसलसल तब्दील करते रहें तो प्रोडक्शन पहले इंक्रीज़ होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक, हमने कल या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हमने कहा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? हाँ जी, कितने हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? चार। लैंड, ये इसकी चेंज करो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को रिड्यूस करते करते दो डायमेंशन में डिवाइड कर देते हैं, लेबर एंड कैपिटल। हम लैंड को इसका हिस्सा बना देते हैं, इसको भी हम लोग एक तरफ कर देते हैं, इसको हम लोग ले आते हैं लेबर एंड कैपिटल। हम कहते हैं कि एक, फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक जो फैक्टर है आपका फिक्स्ड है, सही, और दूसरे को आप वेरिएबल कर देते हो, और वेरिएबल अमूमन लेबर होता है। वेरिएबल कैसे कि जो फैक्टर को आप तब्दील कर सको। अब उसके हिसाब से ये है कि मिसाल के तौर पे 10 एकड़ की लैंड है कोई भी, आप उसके अंदर अगर 2 मजदूरों को लगा देंगे काम करने पे तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। आप उसकी जगह अगर 3 मजदूर कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आने वाला मजदूर प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा, वो उतनी ही रहेगी, बल्कि एक ऐसा टाइम आएगा कि हर आने वाला नया मजदूर वो बोझ बनना शुरू हो जाएगा उस ज़मीन के ऊपर। ठीक, इसी चीज़ को इकोनॉमिस्ट लॉ में मतलब वो कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। वो ऐसे है कि अगर एक फैक्टर को फिक्स्ड रखा जाए और दूसरे फैक्टर्स को या दूसरे को हम लोग चेंज करते रहें तो प्रोडक्शन एक वक्त तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। सर जैसे जमीन को 10 एकड़ ही रखें, बाकी मजदूर बढ़ाते जाएं, तो फिर उसके वो प्रोडक्टिविटी इन सेंस मॉनेटरी वैल्यू में ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जब कंसीडर करते हैं ना तो हम लोग कॉस्ट से लिंक कर रहे होते हैं उसको। तो आपकी एक पर एकड़ एक यील्ड है, ठीक है, उसको अगर आप इंक्रीज करते रहोगे, मतलब वो जो एक पैदावार दे, पहले तो कम मजदूर होंगे, वो प्रॉपर केयर नहीं कर सकेंगे उसकी, आपको वो ज़मीन उतना देगी नहीं। आप एक पॉइंट तक, एक रिक्वायरमेंट है, मेरा ताल्लुक जिम्मेदारी से नहीं है, अगर कोई बैठा हुआ है आप लोगों में यहाँ पे तो उसको आइडिया होगा कि एक लिमिट तक अगर मजदूर बढ़ा दोगे तो उसका फ़ायदा फिर भी होगा, उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे। सर यानी 10 एकड़ जैसे ज़मीन है और 1 एकड़ तो एक मजदूर चाहिए, तो हम 10 लगा देते हैं तो ठीक है, अगर हम 20 कर देंगे तो वो काम तो हो जाएगा लेकिन वो बैठे रहेंगे, उल्टा कॉस्ट गले बढ़ जाएगी। उन्हें तनख्वाह देंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म रिलेटिव टाइम प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी, मतलब अगर आप कंपेयर करो कॉस्ट के साथ, जो उससे ज़मीन से इनकम होगी वो उन्हीं को ही देने में लग जाएगी, उन्हीं को देने में लग जाएगी, और एक टाइम में बराबर बराबर हो जाओगे आप कि जितनी आमदन हो रही हो उनको दे रहे हो। एक टाइम ऐसे आएगा जेब से पे कर रहे हो। बढ़ाते रहते हैं ना, फिर पता लगता है मुस्ताजिर स्टे लेके जमीन पे कब्जा करके बैठे होते हैं, ऐसा हमें सही देती है। ऐसे मामला भी शायद होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, इसको हम कहते हैं 3 हिस्सों में लॉ ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर देते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसमें क्या होता है कि जितने आप फैक्टर इनपुट कर रहे होते, बढ़ा रहे होते, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही होती है आपको। प्रोडक्शन में इजाफा होता है विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में ये होता है कि प्रोडक्शन में इजाफा होता है विद डिक्रीजिंग रेट। जितने पहले आप फैक्टर लगा रहे होते हो उससे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है आपको। ठीक, और इसमें क्या होता है कांस्टेंट में कि जितनी आप फैक्टर को लगा रहे हो उतनी ही प्रोडक्टिविटी मिल रही है। सही, डिक्रीजिंग रेट
और कांस्टेंट रेट। अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करोगे तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक। जैसे जैसे आप अपने यहाँ पे फैक्टर्स को यानी कि वेरिएबल को, जिसको आप लेबर कह लो, इंक्रीज करते रहोगे तो वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? जैसे लेबर बढ़ाते रहे यहाँ पे, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहले वाला, सही। दूसरा क्या है कि हमने लेबर बढ़ाया मगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी सेम है। ये तीसरा वाला, ये पहले वाला है, ठीक है। और थर्ड वन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ये जैसे जैसे आपने लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, बजाय प्रोडक्टिविटी बढ़ने के आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ये सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ लेबर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो रही है। ये मैंने अमाउंट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में हमने ये बेसिकली दो चीज़ें देख ली थी कि जैसे जैसे अगर दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो सेम थिंग इज दिस। अब किताब में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, इन तीन के तीन लॉ को इकट्ठा बता दिया गया। ये तीनों लॉ हैं, इन तीनों लॉस को एक पेज पे ले आए। यानी कि एक दफ़ा क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपने लेबर फोर्स को बढ़ा रहे होते हो, प्रोडक्शन बढ़ रही होती है विद इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन एक लेवल पे आके रुक जाती है, सही, और उससे आगे गिर जाती है। उसको वो इस कर्व के जरिए जाहिर करते हैं। पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर वो रुक जाएगी एक जगह पे आके, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, सही। यहाँ पे आपके लेबर फोर्स है और यहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी है। जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन एक दफ़ा बढ़ रही है तेज़ी के साथ, फिर बढ़ तो रही है मगर थोड़ी स्लो स्पीड से, फिर एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो गई, रुक गई, और उसके बाद आके डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक। ये सेम चीज़ इस्लाम में एक्सप्लेन की हुई है। हमने क्या देखा, तीन लॉस। पहले कौन सा था, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न। इन तीनों को मिला लिया तो वेरिएबल प्रोपोर्शनेट बन गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट, फिर एक कांस्टेंट हो गई, लेवल पे आके रुक गई, उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गई, सही। तो इसी को उसने आगे एक्सप्लेन किया है। आगे वो ये बताता है कि मजीद हमने देखा है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, याद है कल डिस्कस किया था, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। क्या कहा था, याद कर लो यार। अच्छा, अगर